हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट सिलेक्शन। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगा, जैसा कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री में ओवरऑल आपको ये बताता जा रहा हूं कि भाई किसी भी चैप्टर का किस तरीके से रिवीजन करना है और किस टाइप से क्वेश्चन आपको करने हैं। अब ठीक उसी प्रकार आज हम बात करेंगे बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रिडॉक्स और केमिकल काइनेटिक्स। देखो, सबसे पहले अगर मैं रिडॉक्स की बात करूं तो रिडॉक्स में किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन टॉपिक को किस किस तरीके से पढ़ना है और क्या क्या वहां पर इंपॉर्टेंट है, उसका फॉर्मेट पहले सुन लो। सबसे पहले क्या करना है भाई आपको रिडॉक्स के अंदर, भाई रिडॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ठीक है भाई, सबसे पहला जो टॉपिक होगा बेटा वो होगा ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लिया तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन आप लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड आ जाए, भले ही वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तभी आप कर पाएंगे। दूसरा क्या होगा बेटा, ये आइडेंटिफाई करना कि विच रिएक्शन इज रिडॉक्स और नॉन रिडॉक्स। तो हम कहेंगे बेटा जी आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन भी आपको पता होना चाहिए। और आपको याद है कि जिन रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते समय जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आता है उन्हीं को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्लियर बात। तीसरी बात क्या होगी बेटा, आपको यह आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम कहेंगे भाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इनमें भी एक और क्वेश्चन आता है, इन्हीं के अंदर बनता है क्वेश्चन। वो क्या है, वो बनता है भाई विच इज स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है भाई, फोर्थ पॉइंट ध्यान रखेंगे, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट। अब उसके बाद वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरीके से आपको बेटा जी ये चैप्टर आगे बढ़ते लेके चलना है और इसी तरीके से आप उसको करते जाएंगे। अब एक और पार्ट है जो उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, वो क्या है जरा देखो। तबियत बड़ी ही नासाज है, इधर देखो बेटा। 5, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर आपको ये आ गया, ये सारे टॉपिक कवर हो गए कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और अगर आपको रिएक्शन को बैलेंस करना आ गया और एंड में सिंपल रिडॉक्स टाइट्रेशन N1V1 बराबर N2V2 वाले अगर फॉर्मूले वाले रिलेटेड क्वेश्चन आ गए तो आपका एक भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो कट जाए, सारे के सारे नंबर आपको पूरे मिलेंगे। और छठा पॉइंट होगा बेटा जी सिंपल रिडॉक्स टाइट्रेशन के क्वेश्चन, सिंपल रिडॉक्स टाइट्रेशन के क्वेश्चन। इतने आसान आसान होते हैं भाई, क्या बताएं। ठीक है, तो ये पार्ट आपको भाई रिडॉक्स में ध्यान रखना है, इसी फॉर्मेट को इसी तरीके से पढ़ना है। और अब हम बात करेंगे किसकी, आगे हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की। अब हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स में आप लोग क्या करोगे जरा देखो भाई। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, वो पहला पार्ट होगा बेटा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आपको पता होना चाहिए इनमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आप लोग भी जानते होंगे, हाँ सर याद तो आ रहा है हमें, हमने पढ़ा भी है। लेकिन आप लोग ये भी देखिएगा बेटा, दूसरा पॉइंट होता है इसका डिफरेंशियल रेट लो। डिफरेंशियल रेट लो बेटा, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस। ठीक है भाई, अरे भैया गिर गया था। ऑफ सम क्वेश्चंस, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ठीक है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं। और आप लोगों को एक और बात याद होगी, जब आप डिफरेंशियल रेट लो पढ़ते थे तो वहां पर एक पहली बार इंट्रोडक्शन होता था स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट कांस्टेंट की बात करते थे। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आप लोगों को कि भाई 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और वो पूछेगा कि बताइए सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी क्या होगी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो तीसरा पार्ट आपको ध्यान रखना है वो रखना है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। आई होप आपको यह बात तो याद होगी और आपको याद भी होगा वो क्या होती थी बेटा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अगर किसी बच्चे को याद होगा, वो थी हमारे पास मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1 प्रति सेकेंड। याद करो, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या होता है बेटा, फोर्थ पॉइंट इंटीग्रेटेड रेट लो, इंटीग्रेटेड रेट लो। ये इंटीग्रेटेड रेट लो क्या है, आपको याद होगा जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो इक्वेशन होती थी उन्हीं को कहते थे हम लोग। और वो क्या होते थे बेटा, वो हमारे पास थे, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करें n इक्वल टू जीरो के लिए a बराबर a नॉट माइनस के kt, ठीक। और n इक्वल टू 1 के लिए बात करें तो भाई a बराबर a नॉट e की पावर माइनस के kt। और आपको यह भी याद होगा बेटा, इसका जो हाफ लाइफ होता था वो होता था a नॉट बाई 2 के। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बताइए वो कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट विल बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। याद रखनी है स्टेटमेंट। और आप लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये इक्वेशन भी जानते हो और एक फॉर्मूला भी जानते हो, वो क्या है, k बराबर 2.303 अपॉन में t log a नॉट बटे a। याद होगा कुछ। आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो यहां से आएगा, कोई एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो यहां से आएगा, लेकिन अगर वो न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल यहां से आता था। न्यूमेरिकल के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। और भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होता था बेटा वो 0.693 बाय के होता था, आपको याद होगा। यानी इसके लिए हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ना ही इनवर्सली, यानी डिपेंड ही नहीं करता। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। और ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंड नहीं करती है। अब देखो भाई, फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया, फिर जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो क्या है, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो क्या है बेटा जी, ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इसको कौन करेगा, इसको भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। सबके ग्राफ कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है बना बना कर देख लो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए भी देख लेना। वैसे सेकंड ऑर्डर के लिए नीट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना। और भाई 6 पॉइंट आपको याद होगा, आर्हेनियस इक्वेशन और इसकी स्टेटमेंट। और 7th होता है बेटा हमारे पास एक्टिवेटेड
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। आपको याद होगा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम कुछ ग्राफ बनाते थे, अगर आपको याद हो। ये एक्सोथर्मिक के लिए होता था, ये एंडोथर्मिक के लिए होता था। इसको हम क्या कहते थे बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसको कहते थे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। कुछ याद आ रहा होगा। इस डिफरेंस को हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते थे। और यहां पर क्या बोलते थे भाई कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता था वो ई एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस के एक्टिव एनर्जी ऑफ बैकवर्ड होता था। चाहे आपके लिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो और चाहे रिएक्शन आपके लिए एंडोथर्मिक हो। ठीक है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी की जो स्टेटमेंट है कि सभी कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता, प्रोडक्ट सिर्फ उन्हीं कोलिजन से बनता है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के कोलिजन से बनता है जो हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन होते हैं। और इफेक्टिव कोलिजन वो कोलिजन होते हैं जो बहुत अच्छे से ओरिएंटेड टकराते हैं और टकराने के बाद उनका जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो उस थ्रेशोल्ड बैरियर को ओवरकम कर सके। ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई थी, आप लोगों को अभी भी याद होंगी। और अगर नहीं भी है तो जाओ अपनी नोटबुक खोलो, वापस से अपने नोट्स रिवाइज करो, आपको दिखेगा कि सब कुछ सर वहां आपने लिखवाया हुआ था। ठीक है। तो ये वाला पार्ट होगा भाई केमिकल काइनेटिक्स को इस तरीके से आपको याद रखना है और इस तरीके से आपको पेपर में जाना है कि भाई ये चीजें हमें आनी चाहिए। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो होगा रेट ऑफ रिएक्शन में और रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस में रिलेशन। सबसे स्टार्टिंग में जो हम पढ़ते थे, ठीक है, कि भाई इसके लिए k की वैल्यू इतनी है तो k1 k2 k3 की वैल्यू क्या होगी, वो बेसिक इंट्रोडक्शन है। वो मैंने यहां पर मेंशन इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो तो आप जानते ही हो। ठीक है। तो इस तरीके से आपको रेडॉक्स चैप्टर और केमिकल काइनेटिक्स की अच्छे से तैयारी करनी है और ध्यान रखना है आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री मान लेते हैं आपके सिलेबस में नहीं है, वो है ही नहीं, पढ़नी नहीं है, कोई बात नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं आएगा उसके ऊपर। लेकिन कभी ऐसा आ सकता है, चाहे वो फिजिक्स में आए, कि अगर हमारे पास कोई x है, ठीक है, और आपके पास y बन रहा है, इसका है 92, इसका हो गया 238 या 236, इसमें से 6 अल्फा पार्टिकल निकले, ठीक है, 6 अल्फा पार्टिकल निकले और भाई 2 बीटा पार्टिकल निकले, तो नया हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होगा और एटॉमिक मास क्या होगा। तो आप लोगों को कम से कम इतना पता होना चाहिए कि एक अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद एटॉमिक नंबर पर क्या इफेक्ट आता है, एटॉमिक मास पर क्या इफेक्ट आता है, बीटा पार्टिकल के निकलने पर एटॉमिक नंबर में क्या इफेक्ट आता है, एटॉमिक मास पर क्या इफेक्ट आता है। तो आई होप इस तरीके से अगर हम अपनी प्रिपरेशन को लेके चलते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं तो भाई साहब मैं दावा कर सकता हूं आपका कोई भी एक आंसर गलत नहीं हो सकता, सारे के सारे करेक्ट जाएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।